अच्छा यार, अपनी बड़ी थोड़ी सी ये कार्सिनोमा ब्लैडर डिस्कस करना है। ये बड़ा तंग करी बैठा है। अच्छा, इसमें देखो क्या है, जो बेसिक अभी तक समझ आया हमें कि पेशेंट आता है हीमोचूरिया के साथ, ठीक है, पेनलेस हीमोचूरिया के साथ। आपने उसका आप अल्ट्रासाउंड की एडवाइस करते हो विद फुल ब्लैडर, उसमें उसकी रिपोर्टिंग में आता है कि वेजाइकल ग्रोथ है, ठीक है। तो आप पेशेंट को एडमिट करते हो, उसकी TURBT करते हो, ठीक है। यहाँ तक तो हम सिंपली कर ही रहे हैं। अच्छा, TURBT करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अगर ये ब्लैडर है, ये ब्लैडर वाल है, तो हम लोग जो भी हमें नज़र आते हैं ना ग्रोथ, हम उसको रिसेक्ट करते हैं और साथ में एक डीप बायोप्सी ले लेते हैं। ये सैंपल हम निकाल के भेजते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो बात बिल्कुल ही सिंपल है, यहाँ तक कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने। असल काम अब शुरू होते हैं। इससे आगे ना हमारे पास एक रिपोर्ट आती है हिस्टोपैथोलॉजी की। हम उस रिपोर्ट में जो पैथोलॉजिस्ट है वो दो चीज़ें हमें बताता है। एक हमें वो बताता है कि स्टेजिंग क्या है, और दूसरा वो हमें बताता है कि ग्रेडिंग क्या है। अच्छा, वो ना मैं स्टेजिंग सिंपली सिर्फ इतना बता सकता है कि मसल इन्वेसिव है या नहीं है। क्या ये मतलब मसल इन्वेसिव है या मसल नॉन मसल इन्वेसिव आप कह लो, ठीक है, कि मसल इन्वेसिव नहीं है। वो सिर्फ इतना बता सकते हैं, मज़ीद इससे आगे नहीं हमें कुछ बता सकता। अच्छा, ग्रेडिंग ये है कि ग्रेडिंग में वो हमें बताता है कि क्या जो सेल्स हैं वो वेल डिफरेंशिएटेड हैं, जो कैंसर सेल्स हैं, या वो पुअरली डिफरेंशिएटेड हैं, ठीक है। वो ये बताता है हमें कि कितने वो एग्रेसिव हैं। अब सिंपली ग्रेडिंग ये होती है कि जितने सेल्स नॉर्मल दिखेंगे ना हमें, नॉर्मल सेल्स की तरह दिखेंगे, उतने ही वो नॉर्मली बिहेव भी करेंगे, और जितने सेल्स एबनॉर्मल दिखेंगे ना उतने ही वो एबनॉर्मली बिहेव करेंगे। तो ये उसकी उनकी एग्रेसिवनेस को शो करता है। ये चीज़ें हम बाद में मज़ीद डिस्कस करते हैं। अभी हम IC से समझते हैं, पहले स्टेजिंग की तरफ चलते हैं। अब स्टेजिंग में क्या है कि हमें पता होता है कि हमारे पास, आप देखो, लेट्स सपोज ये ब्लैडर है, ठीक है। ये हम प्रोस्टेट ड्रा कर रहे हैं, हम मेल का एनाटॉमी ड्रा कर रहे हैं, और इसको हम लोग बाइसेक्स निकाल लेते हैं। ये अपने पास वाल आ गई, ब्लैडर वाल आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर आप देखो, जो ब्लैडर का अगर मैं यहाँ से ऐसे चंक लूँ ना, तो हम देखेंगे कि अंदर की तरफ क्या है, म्यूकोज़ा है, सब म्यूकोज़ा है। उसके बाद ये मोटी सी एक मस्कुलर लेयर है जिसको मस्कुलरिस प्रोप्रिया कहते हैं, और बाहर में एडवेंटिशिया या फिर साइटोपेरिनेफ्रिक फैट है। तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है। अगर मैं इसको यहाँ ड्रा करके आपको समझाना चाहूँ तो हमारे पास म्यूकोज़ा है कि सबसे पहले ये अपने पास आ गई म्यूकोज़ा, ठीक है। म्यूकोज़ा में क्या होगा कि एपिथीलियम होगी। हमारे इस केस में कौन सी एपिथीलियम होगी, यूरोथीलियम। यूरोथीलियम क्या होती है, यूरोथीलियम स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड मतलब कि जिसके मल्टी लेयर है, स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है। इसमें ऊपर एम्ब्रेला सेल्स होते हैं, इनको डोम सेल्स भी कहते हैं, और नीचे ये दूसरे सेल्स होते हैं, ठीक है। ये मल्टी लेयर होती है। ये होगी यूरोथीलियम। यूरोथीलियम के साथ नीचे होगी बेसमेंट मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर ये एपिथीलियम बैठी होती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसके नीचे अपने पास होती है लेमिना प्रोप्रिया और मस्कुलरिस म्यूकोजी, ठीक है। मस्कुलरिस म्यूकोजी मीन्स मस्कुलरिस ऑफ म्यूकोजा, ठीक है। भी ये एक इनकम्प्लीट सी लेयर होती है मसल्स की, बारीक सी। तो खैर ये सारा जो है ना स्ट्रक्चर, ये सारा स्ट्रक्चर ये म्यूकोजा है। ये सारा क्या है, म्यूकोजा। म्यूकोजा के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स रन करी होती है, लिम्फेटिक्स रन करी होती हैं। ये होती है सब टू म्यूकोजा, इसलिए इसका नाम रखते हैं सब म्यूकोजा। उसके बाद एक थिक जो असल लेयर, मोटी सी जो दीवार आती है, वो आती है अपने पास कौन सी, मसल लेयर आती है, ठीक है। इसको कहते हैं मस्कुलरिस प्रोप्रिया, जो एक्चुअल प्रॉपर लेयर है मस्कुलर, ठीक है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया। खैर, और लास्ट में अपने पास आती है सिरोजा या एडवेंटिशिया। तो ये 4 लेयर्स होती हैं हमारे पास। अब हम लोग देखें तो सिंपली अगर आप देखो ना, तो यूँ कह लो कि एक दीवार है, दीवार की जो इनर पेंट है ना, जो इनर साइड में पेंट हुआ हुआ है या जो सीमेंट हुआ हुआ है, ऊपर प्लस्तर जो हुआ हुआ है, वो है अपने पास पेंट, आप कह लो म्यूकोज़ है। जो प्लस्तर है वो सब म्यूकोज़ है। जो अंदर दीवार है एक्चुअली ईंटों की, डबल लेयर, 3 लेयर, जितनी भी है, जितने फुट मोटी दीवार है, वो सारी क्या है, मस्कुलरिस प्रोप्रिया। और जो अगली तरफ का पेंट है, सीमेंट, वो एडवेंटिशिया या सिरोजा। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग जो पैथोलॉजिस्ट है हमारा, उसने हमें TNM स्टेजिंग देनी है, तो खैर N के बारे में भी बता सकता है और हमें मैथ्स के बारे में भी नहीं बता सकता। वो सिर्फ T स्टेजिंग हमें बता सकता है। वो इस तरह बताएगा कि वो देखो, अगर हमारे पास जो कैंसर है,
उसने सिर्फ यूरोथीलियम को इन्वॉल्व किया, उसने सिर्फ इन्वॉल्व किया यूरोथीलियम को। आई एम नॉट सेइंग म्यूकोसा, आई एम सेइंग यूरोथीलियम, एपिथीलियम ऑफ द ब्लैडर। अगर उसने सिर्फ यूरोथीलियम को इन्वॉल्व किया है तो अब ये इसमें भी ना दो हो सकते हैं, टी ए हो सकता है और टी कार्सिनोमा इन साइटू हो सकते हैं। दोनों ही यूरोथीलियम को इन्वॉल्व करते हैं, टी ए भी और कार्सिनोमा इन साइटू भी। जो टी ए है ना वो बेसिकली है, वो यूरोथीलियम को से राइज करता है, उसको इन्वॉल्व करता है, और ये ना अंदर की तरफ ग्रो कर रहा होता है, ल्यूमन की तरफ ग्रो कर रहा होता है टी ए, ठीक है। ये अंदर नहीं इसने अभी इन्वेट किया होता, ये ल्यूमन की तरफ ग्रो कर रहा होता है, वाल की तरफ नहीं। यह है टी ए। दूसरा है कार्सिनोमा इन साइटू। कार्सिनोमा इन साइटू ये जो सिर्फ ना, ये सिर्फ एपिथीलियम के अंदर अंदर ग्रो करता है, मतलब सिर्फ एपिथीलियम के अंदर, मतलब ये इस तरह जाएगा, ये सिर्फ एपिथीलियम को ग्रो करेगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को नहीं इसने भी टच किया, ठीक है। तो ये है कार्सिनोमा इन साइटू। दूसरा अपने पास आ जाता है T1। T1 ये है कि इसने इन्वेजन स्टार्ट कर दी है, लेकिन इसने भी लेमिना प्रोप्रिया को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। यह है T1। अच्छा, T2 ये है कि उसने ना मस्कुलैरिस को भी इन्वॉल्व कर लिया है। अब T2 में मस्कुलैरिस को इन्वॉल्व कर लिया। अच्छा, मस्कुलैरिस को भी इन्वॉल्व किया, अगर उसने इनर हाफ को तक भी है मसल की लेयर की जो इनर हाफ है वहाँ तक क्या है, तभी इसे कहेंगे T2A, और T2B कहेंगे अगर वो आउटर हाफ में भी मसल की चला गया। और लास्टली अपने पास आ जाता है T3 ये है कि उसने माइक्रोस्कोपिकली जो पेरीनेफ्रिक फैट है, मतलब वो यहाँ से ग्रो करना उसने शुरू किया, और करते करते जो अभी यहाँ तक माइक्रोस्कोपिकली नज़र नहीं आ रहा, लेकिन माइक्रोस्कोपिकली जो फैट इधर मौजूद है उधर माइक्रोस्कोपिकली उसने इन्वेट कर लिया है, तो ये जगह T3A। और अगर उसने मैक्रोस्कोपिकली चला गया, मतलब वो बाकायदा नज़र आ रहा है मास उधर, तो इसे कहेंगे T3B, ठीक है। और T4 क्या है, T4 ये कि उसने एडजेसेंट स्ट्रक्चर को उसने ग्रो करते हुए, एडजेसेंट स्ट्रक्चर लेट्स सपोज प्रोस्टेट, ठीक है, या फिर कोई और यूट्रस वगैरह को फीमेल्स में, उसको इसने इन्वेट कर लिया, तो ये जगह T4। सो ये T4A होगा अगर इसने अंदर वाले मौजूद पेल्विक स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया है, और T4B होगा अगर इसने एब्डोमिनल वाल या पेल्विक वाल को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये अपने पास स्टेजिंग है। अब जो पैथोलॉजिस्ट है ना, वो हमें ये सब कुछ नहीं बता सकता, वो नहीं बता सकता कि ये आया कि T3 है, T4 है कि नहीं, उसका सैंपल कहाँ है, उसके पास सैंपल हमने सिर्फ भेजा है मसल का, ठीक है ना, इतना सैंपल भेजा है। वो हमें सिर्फ ये बता सकता है कि आया कि ये मसल इन्वेसिव है कि नहीं, क्या मसल इन्वॉल्व है कि नहीं है, उसने सिर्फ इतना बताना है। मतलब वो सिर्फ ये बताएगा कि यह T2 है या T2 नहीं है, ठीक है, मतलब ये T1 है, या वो ये बता सकते हैं हमें सिर्फ। अब हमारे पास रिपोर्ट आ गई, आपने रिपोर्टिंग करवाई उसमें। अच्छा, और दूसरा वो ग्रेडिंग बताएगा। अब ग्रेडिंग हम डिस्कस कर रहे थे, ग्रेडिंग क्या होती है, हमने डिस्कस किया कि वो कितने एग्रेसिव है। अब देखो, एक नॉर्मल सेल है, लेट्स सपोज ये सेल है, या फिर हम लोग डोम शेप जो सेल होते हैं वो ही ड्रा करें यूरोथीलियम का, तो इस तरह का होगा। अब जो कैंसर सेल है ना, वो थोड़ा सा ख़राब शेप का होगा। अब अगर वो मिलता जुलता है ना टू द नॉर्मल सेल, तो ये है लो ग्रेड। लेकिन अगर वो बहुत ही ख़राब हो गया है, और ठीक है, अब लेट्स सपोज जो कैंसर हमारे पास सैंपल गया ना, उसमें जो कैंसर सेल हैं वो कुछ इस तरह के दिख रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा अनडिफ्रेंशिएटेड है और ये हाई ग्रेड है। जितना ज़्यादा नॉर्मल की तरह दिखने वाला होगा ना सेल, कैंसर दिखने वाले कैंसर सेल्स होंगे, उतना ही वो नॉर्मल की तरह बिहेव करेंगे। मतलब कि वो जिस तरह नॉर्मल सेल्स आपस में चिपक के रहते हैं, ये इसी तरह आपस में चिपक के रहेंगे। नॉर्मल सेल्स इन्वेड नहीं करते चीज़ों के अंदर, ठीक है ना, अपनी जगह को नहीं छोड़ते, तो ये भी मोस्ट लाइकली ऐसे ही करेंगे। लेकिन जितना ये नॉर्मल दिखने का होगा, उतनी ही एबनॉर्मली बिहेव करेंगे। अब ग्रेडिंग के लिए भी ना WHO ने 2 दफ़ा क्लासिफिकेशन दी थी। एक उसने की थी 1973 में। 1973 में उसने 3 ग्रेड्स कहे थे लो, मतलब उसने कहा था कि आप लोग जो है ना, इसको 3 ग्रेड्स, 3 क्लासिफिकेशंस हैं। लो हो सकता है, या इंटरमीडिएट हो सकता है, या फिर हाई ग्रेड हो सकता है, सही है। और फिर 2004 में उन्होंने इसको एक नई क्लासिफिकेशन दी थी, जिसको उन्होंने 2016 में मॉडिफाई किया था, ठीक है, 2016 में। और उसमें उन्होंने कहा था PUNLMP। एक उन्होंने ये क्लास दी थी, मतलब पेपिलरी यूरोथीलियल न्यूप्लेजिया ऑफ लो मैलिग्नेंट पोटेंशियल, एक ये क्लास दी थी। दूसरा उन्होंने कहा था लो ग्रेड हो सकता है, और तीसरा उन्होंने कहा था हाई ग्रेड हो सकता है। तो हमें दोनों ही आनी चाहिए, क्योंकि अच्छा, इनको ना जो लो ग्रेड, इनको G1 G2 G3 भी कहते हैं। तो अब बाज़ में आप स्टिल ये वाली क्लासिफिकेशन देखोगे,
बाज़ न्यूरो क्लासिफिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो खैर इसमें ना ये दोनों क्लासिफिकेशन जो है ये प्रोग्नोसिस को डिसाइड करने में कुछ ज़्यादा हेल्पफुल नहीं साबित हुई, ठीक है ना। जो न्यू क्लास इन्होंने लेके आए हैं ना, न्यू क्लासिफिकेशन, ये ऐसा नहीं है कि ये पहले से कोई ज़्यादा बेनिफिशियल हमें साबित हुई हो, तो फ़िलहाल दोनों ही चल रही हैं। अच्छा, अभी ये क्लासेस आ गई। लेट्स सपोज अब हमारा पैथोलॉजिस्ट की रिपोर्ट आई है, उसमें उसने हमें कह दिया कि T1 है, ठीक है, नॉन मसल इन्वेसिव है और ग्रेड G1 है। अब T1 G1 उसने कह दिया, फिर उसने कह दिया T1 G3। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ग्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। अब ये दोनों चीज़ें सेम नहीं है। ये केस हम इसको बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे और इस केस को हम बिल्कुल अलग तरीके से डील करेंगे। वो हम देखते हैं कैसे। अब देखो कि अब T1 G1 का क्या मतलब है, ठीक है। लेट्स सपोज जो भी मैंने बनाया, अब इस ब्लैडर बनाया, इसमें T1 का मतलब ये है कि ये कैंसर पर एक ये बंदा है, इसमें भी T1 है, मतलब सिर्फ इसने ना अभी यूरोथीली अपना क्या कहते हैं लैमिना प्रोपिया तक गया है, ये T1 है। अब T1 आ गई। अच्छा, T1 ये है G1 मतलब कि नॉर्मल सेल्स दिखने में अभी जिस तरह नॉर्मल होते हैं ना उस तरह के हैं, लो ग्रेड है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम सिंपल बस वो रिसेक्शन करेंगे जो कि हम कर बैठे हैं TURBT, वो करेंगे। साथ में हम लोग इसको मेटोमैसिन का एक पोस्ट ऑपरेटिवली इसको वॉश करवा देंगे ब्लैडर को, तो बस, तो ये इनफ है। इसके बाद हम लोग सिस्टोस्कोपी करके बस वो मॉनिटरिंग कर लिया करेंगे, सर्वेलेंस कर लिया करेंगे, अदरवाइज़ ये इनफ है इसकी मैनेजमेंट। और वही अगर ये केस है कि जनाब इसको T1 और G3 है, मतलब हाईली एग्रेसिव सेल्स हैं दिखने में, तो ऐसे में सिंपली आप मेटोमैसिन तो वैसे यूज़ नहीं कर सकते, आपको BCG यूज़ करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके लिए भी मतलब थोड़ा सा इंटेंसिवली आपको देखना पड़ेगा। अब डिटेल्स हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक समझ आई। अब हमारी जो रिपोर्टिंग है ना, हम लोगों ने जो डील करना है अपने, वैसे मैंने जो सही बताऊँ तो अपने सेटअप में जो देखे है, हम T2 अगर आ गया ना रिपोर्टिंग में तो बात ख़त्म है। T2 आ गया मतलब कि मसल इन्वेसिव है। अब इसका ना बहुत कुछ बनता है ऐसे केस का ना, आपने CT यूरोग्राम कराने। CT यूरोग्राम क्या होता है कि हम लोग IV वो इंजेक्शन डाई मतलब इंटर करते हैं वेन में, और फिर हम लोग CT स्कैन करते हैं। उसमें हमारे पास हमारे ये बेसिकली ना यूरोथीलियम को देखने के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यूरोथीलियम अगर हमने अपर ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट, ये भी तो मुमकिन है ना कि अपर ट्रैक्ट में भी वो यूरेटर्स में भी वो कैंसर हो, वो देखने के लिए फ़ायदा है इसका। इसी तरह हम लोग CT चेस्ट करवाएंगे, CT एब्डोमेन पेल्विस करवाएंगे, हम लोग MRI पेल्विस करवा सकते हैं। ये अब हम एक्चुअल स्टेजिंग, क्योंकि हमें इतना पता चल गया कि मसल इन्वेड है, अब हमें ये नहीं पता कि आगे कितने तक गए होंगे, तो इसलिए हम लोग ना ये मल्टीपल टेस्ट करवाते हैं। इसी तरह अगर उस बंदे का LP लेवल मतलब एल्कलाइन फॉस्फेटेज के लेवल ज़्यादा हैं, उसको बोन पेन भी है, तो मुमकिन है कि बोन्स में गया हो, ठीक है ना, तो हम लोग इसके लिए बोन स्कैन भी एडवाइस करेंगे। अच्छा, और हमारे पास क्या हो सकता है, पेट CT होता है एक टेस्ट, पेट CT, ये भी कैंसर ढूंढने के लिए छोटे छोटे मेट्स भी ढूंढ लेते हैं, तो ये हम करवाएंगे। तो मतलब बेसिकली हम लोग को जब T2 उसने कहते हैं मसल इन्वेजन उसने बता दिया कि है, तो अब बिल्कुल ही चीज़ें बदल गई हैं। अब हम लोगों ने बड़ी इंटेंसिव प्रोटोकॉल से चलेंगे, हम सारी उसकी एक्चुअल स्टेजिंग करेंगे, उसके बाद भी हम लोग उसकी मेजरली मोस्टली रेडिकल सिस्टेक्टमी करेंगे, ठीक है, रेडिकल सिस्टेक्टमी करेंगे, साथ में न्यू एडजुवेंट थेरेपी भी देंगे। अब इनकी डिटेल्स में फ़िलहाल हम नहीं जाते क्योंकि अभी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग फ़िलहाल ये सोचते हैं कि हमारे जो केस है ना वो T2 नहीं आया, मसल इन्वेसिव, नॉन मसल इन्वेसिव ब्लैडर कैंसर, हमारा ये केस है। और आपको पता है 70% केसेस में यही रिपोर्ट आती है। उसकी वजह ये है कि मतलब हीमोचूरिया प्रेजेंट कर जाता है पेशेंट जब अर्ली स्टेजेस में आ जाता है ना, तो मोस्टली आपको यही 70% में आपको यही रिपोर्ट मिलेगी। अब इसको डील करना हमें आना चाहिए, ठीक है। हमारे पास उसने कह दिया कि आपको इस पेशेंट को T1 है, G3 है, या फिर फलां या फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में हमें पता है कि फलां जगह पे था, इतना साइज़ था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, उसकी हमें एज का पता है। ये सारी चीज़ें मिला के ना हम लोगों ने अब क्या करना है, इसके लिए हमने रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करनी है, ठीक है। मतलब हमें ये पता चल गया कि ये मसल इन्वेसिव नहीं है, हमें ये पता चल गया। हमें उसने जो भी कह दिया, उसने T1 कह दिया, TA कह दिया, या फिर उसने हमें ग्रेड साथ में बता दिया 1 2 3 जो भी ग्रेड बता दिया, और बाकी फैक्टर्स हम लोग मज़ीद देखेंगे। तो हम लोगों ने ना इसके बाद इस पेशेंट को रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करनी है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो नॉन मसल इन्वेसिव है, ये बात बहुत ज़रूरी है। जो मसल इन्वेसिव है वो तो हाई रिस्क ही है, उसका तो हमने अभी आपको बताया कि उसमें तो इतने लंबे टेस्ट कराएंगे, उसका सब कुछ होगा।
जो नॉन मसल इन्वेसिव है ना, जो कि अभी सिर्फ यहाँ तक अभी तक मतलब यहाँ तक इधर ही घूम रहा है ट्यूमर, इसकी हमने स्ट्रेटिफाई करना है कि आया कि इस पेशेंट का लो रिस्क है, इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है, और उसके अकॉर्डिंगली इन सब का प्लान हम लोगों को आना चाहिए कि लो रिस्क पेशेंट्स में क्या करेंगे, इंटरमीडिएट में क्या करेंगे और हाई रिस्क में क्या करेंगे। अब उसके लिए पूरा टेबल है, वो जो हम लोग देख रहे थे बैठ के क्लासरूम में ना, वो सारा टेबल है। उस टेबल पे हम डिसाइड कर लेते हैं कि वो कैटेगराइज कर लेते हैं कि लो रिस्क है या इंटरमीडिएट रिस्क है या हाई रिस्क है, ठीक है। अब जो लो रिस्क के पेशेंट्स होंगे उसमें सिंपली हम लोग रिसेक्शन करेंगे और बाद में हम लोगों ने मेट्रोमाइसिन से वाश करवा देना ब्लैडर को। मेट्रोमाइसिन की डोज देख लेनी है, गालबन 40 mg है, इन 40 ml नॉर्मल्स लेंगे, मैं कन्फर्म ये देख लेना है। इसमें वही उसे विदिन 24 आवर्स हम लोगों ने करनी होती है। क्यों करते हैं? ये कीमोथेरेपी है। मिटोमाइसिन कीमोथेरेपी क्यों करते हैं? मिटोमाइसिन ना एक तरह से एक ग्लू की तरह के एक्ट करता है। हमें पता है जब भी सेल्स में डिवाइड करना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने डीएनए को वो सेपरेट करते हैं 2 स्ट्रैंड्स में और फिर उसके साथ डुप्लीकेशन हो जाती है। ऐसे ही ना, तो बेसिकली जो डीएनए स्ट्रैंड को अलग करना ज़रूरी होता है। अब जो मिटोमाइसिन है ना, वो क्या करता है, वो इनको अलग नहीं होने देता, इनको एक तरह से ग्लू के तौर पर एक्ट करता है, इनको चिपका देता है आपस में। तो जो कैंसर सेल्स हैं वो अपने डीएनए को डिवाइड ही नहीं कर पाएंगे, एज ए रिजल्ट उनकी वो डिवीजन इनहिबिट हो जाएगी, तो वो मर जाएंगे। तो मिटोमाइसिन बेसिकली इस तरह एक्ट करता है। और हमने क्यों यूज़ किया? अब देखो, अभी आपने ब्लैडर को अंदर से शेव की है और ब्लैडर के अंदर आपने जब शेविंग किया तो डेफिनेटली कुछ कैंसर सेल्स होंगे जो कि अंदर फिर रहे होंगे, और अभी ये कई जगहों से आपने शेविंग की हुई है ब्लैडर की, एज ए रिजल्ट वो ब्लैडर वहाँ से उधर वूंड है उधर, ठीक है ना, उधर ब्लड वेसल्स है, वहाँ से रा टिशू है अभी, ठीक है। वो यही सेल्स जो हैं, कैंसर सेल्स जो अंदर मौजूद हैं, वो जाके अगर वहाँ बैठ गए और वहाँ जाके इन्होंने कम्युनिकेशंस डेवलप कर लिए, ब्लड सप्लाई डेवलप कर ली, ठीक है, तो बाद में फिर ये वहाँ कैंसर डेवलप हो जाएगा। तो मिटोमाइसिन इसलिए हम लोग बाद में करवाते हैं विदिन 24 आवर्स, ताकि जो न्यूली जो भी सेल्स है ना, कैंसर सेल्स जो अंदर पड़ रही हैं, अगर वो कहीं जाके बैठे भी हैं उस जगह पे किसी रा टिश्यू किसी ऐसे वुंड में, तो वो वहाँ ग्रो ना करे, वो मर जाएँ, ठीक है। अच्छा, ये 24 आवर्स के बाद भी तो कर ही सकते हैं भाई। विदिन 24 आवर्स का ये सीन है कि ये जो कैंसर सेल्स है ना, ये जाते हैं वहाँ जाके वेस्कुलराइजेशन डेवलप करते हैं और अपने ऊपर एक कवरिंग डेवलप कर लेते हैं। जब वो एक लेयर डेवलप कर लेंगे ना, तब आप इनको मिटोमाइसिन कुछ भी नहीं कहेगा, उस लेयर को क्लोज नहीं कर सकता, ठीक है ना। ये अब इसीलिए इनको 24 आवर्स के अंदर मिटोमाइसिन इंजेक्ट करना ज़रूरी होता है। खैर, ये अपने पास लो रिस्क आ गया। जो हाई इंटरमीडिएट रिस्क पेशेंट्स होंगे, जो भी होंगे, उनमें हमने क्या करना होता है, उनमें आपकी मिटोमाइसिन या फिर बीसीजी आप ये यूज़ करवानी होती है ट्यूआरबीटी के बाद। और मिटोमाइसिन आपको पता ही है, आप मतलब फ़ौरन भी स्टार्ट करा सकते हो। बीसीजी जो है ये आपने कितने वीक्स के बाद, एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद स्टार्ट करवानी होती है। और बीसीजी कैसे देनी होती है? बीसीजी का ये तरीका है कि आपने 6 वीक्स के लिए आपने इंडक्शन करवानी है, पहले इंडक्शन और दूसरा मेंटेनेंस। पहले 6 वीक्स के लिए हर वीक आपने ये देनी होती है बीसीजी इंट्रावेसिकल, पहले 6 हफ्ते, ठीक है, 6 टीके ये हो गए। फिर उसके बाद आपने 3 महीने पर 3 हफ्तों के लिए, छठे महीने पर 3 हफ्तों के लिए और 12वें महीने पर 3 हफ्तों के लिए ये आपने बीसीजी देनी होती है, ठीक है। और इंट्रावेसिकल, और इसमें यह है कि कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं कि उसमें ब्लीडिंग ना हो रही हो। बीसीजी पता है क्या है? बीसीजी बेसिकली टीबी है, ठीक है ना, बैक्टीरिया है टीबी की। तो अब वो जो बैक्टीरिया मतलब कज़न ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ना कज़न ही है, ये भी टीबी काज करवा सकते हैं। और ये लाइव एटेन्यूएटेड होते हैं, मतलब ज़िंदा होते हैं लेकिन एटेन्यूएटेड होते हैं, कि मतलब इन्फेक्शन नहीं काज कर सकते ये, ठीक है ना, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये ज़िंदा है अभी भी, ये इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवा सकते हैं। तो खैर, ये हम इस तरह देंगे। ये है इंटरमीडिएट के लिए, उसके लिए आपने 1 ईयर तक बीसीजी देनी है, जो है इंटरमीडिएट रिस्क। अगर कोई हाई रिस्क के अंदर फाल करे तो उसमें फिर आप इसको एक्सटेंड कर देते हो 3 ईयर्स तक, ठीक है। और हर 6 वीक मतलब 6 मंथ्स के बाद 12, फिर 12, 18, 24, इस तरह ना, 3 इस तरह आप दोगे। लेकिन अब देखो, बीसीजी एक्चुअली करती ही क्या है, ये हमें पता ही नहीं है कि बीसीजी हमने जो इंजेक्ट कर रहे हैं। मिटोमाइसिन तो आपको समझा दिया कि मिटोमाइसिन वो ग्लू को इफेक्ट करती है और जो डिवीजन को रोकती है, लेकिन बीसीजी कैसे एक्ट करती है? जो बीसीजी है ना, ये बेसिकली
आपने डिस्कस किया बैक्टीरिया है। अब आपने होता ही है कि हमारे जो कैंसर सेल्स हैं ना ये बड़े तेज़ होते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स से ना बच जाते हैं, इम्यून सेल से अपने आप को बचा के रखते हैं। ये इस तरह फैल तो रहे होते हैं, लेकिन अब जो हमारा नेचुरल डिफेंसिव सिस्टम है उनको पता नहीं चल रहा होता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लोग BCG इंजेक्ट करते हैं, BCG अंदर चले जाते हैं। अब ये जो बैक्टीरियल सेल्स हैं ये इन्वेड करते हैं यूरोथीलियम में। जैसे ही इन्वेड करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है, बहुत ही एग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है। नेचर किलर सेल्स आ जाते हैं, मैक्रोफेजेस आ जाते हैं, वो सारे इधर ब्लैडर को आके टारगेट करते हैं। और वो अब आए तो वो बेसिकली इन बैक्टीरिया को मारने होते हैं जो कि पहले से अधमरे होते हैं, लेकिन वो इसी क्रॉस फायर के अंदर वो इन कैंसर सेल्स को भी मारना शुरू कर देते हैं। इस तरह BCG हमें फ़ायदा देती है, आई समझ। लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोग एक तरह से ब्लैडर के अंदर इन्फ्लेमेशन काज करवा रहे हैं, खुद इन्फ्लेमेशन, सिस्टाइटिस हम खुद काज करवा रहे हैं। अब जब हम सिस्टाइटिस काज करवा रहे हैं तो ऐसे पेशेंट में क्या सिम्टम्स आएंगे सिस्टाइटिस के, इसको सुप्रापेबिक पेन और फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी, डिसयूरिया, ऐसे फीचर्स होंगे। तो BCG मतलब कोई मजाक नहीं होगा। 1 साल 3 साल जितना अर्सा वो इसे यूज़ करेगा वो बेचारा बहुत ही पैथेटिक मतलब कंडीशन में होगा। ठीक है, उसको बार उसको बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म का, जैसे इन्फेक्शन नहीं होता यूरिनरी UTI, उस तरह का उसको कंडीशन रहेगी मुसलसल 3 साल। ठीक है, एक बात ये। दूसरा इसकी ये है कि अब ये इन्वेड भी कर सकता है जो BCG जो बैक्टीरिया बाज का इन्फेक्शन भी एक्चुअली 6% केसेस में ये TB काज करवा देते हैं। कि मतलब आप कैंसर से लड़ने चले थे और आपने जनाब उसको TB काज करवा दी, और वो फिर TB आपने काज करवा दी तो उसको 6 माह के लिए जो हम लोगों ने मेडिसिन देनी होती है जो राइप है, रिफेम्पिसिन, आइसोनाजिड, पैराजेनामाइड और इथैम्ब्यूटोल, 6 माह का आपको उसको कोर्स भी करवाना पड़ेगा। सही है, तो इन शॉर्ट BCG कोई मजाक नहीं है, और इसलिए इसके ना कुछ हमें फीचर्स हैं जो कि लाजमी तौर पर हमने देखने होते हैं कि वो चीज़ें ना हों BCG इंड्यूस देने से पहले। उसमें यह है कि पेशेंट को हिमाचूरिया ना हो। हिमाचूरिया मतलब यही होगा कि उसको कोई ना कोई अंदर इंजरी है, उसकी अभी ठीक है एक्सपोज है, तो ब्लड स्ट्रीम में वो जा सकता है ब्लड, इसलिए हिमाचूरिया ना हो। कोई अभी आपने ट्रामेटिक कोई इंजरी ना हुई हो, वहाँ से भी डेफिनेटली वो इन्वेट कर सकते हैं। इसी तरह उसको कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन ना चल रहा हो, कोई भी मतलब एक्टिव इन्फेक्शन ना चल रहा हो। तो इस तरह के कुछ इसके है चीज़ें जिसको आपने देखना होता है हमेशा। जब भी वो आएगा आपके पास BCG लगवाने, आप पहले इन चीज़ों को कंफर्म करोगे, ये चीज़ें नहीं हैं, फिर आप उसको BCG लगवाओगे। ठीक है ना। अच्छा, जो मीटोमाइसिन है ना उसमें भी आपने कुछ चीज़ों को देखना होता है। मीटोमाइसिन अब एक तरह से कीमोथेरेपी है ना, एक कीमोथेरेपी है मीटोमाइसिन। जो ये कीमोथेरेपी आपने दे रहे हो विदिन 24 आवर्स। एक मिनट BCG की डोज कितनी होती है? BCG की 81 mg होती है। ये मैंने ऐसे पढ़ा नहीं है इसे, तो मैं डिस्कस नहीं करता इससे। खैर, जो मीटोमाइसिन आप विदिन 24 आवर लगा रहे हो, इसके लिए अब ज़रूरी है कि परफोरेशन ना हो आपको। परफोरेशन मतलब अगर माइक्रो परफोरेशन आपको है ना, रिस्क है कि भाई थोड़ा सी भी इंजरी हुई है, तो ये आप नहीं दे सकते। क्यों? आप मीटोमाइसिन डालोगे ब्लैडर में, वो उस परफोरेशन से जाकर चली जाएगी इधर गट के अंदर, ठीक है, पेट्रोनियम में चली जाएगी, और इंट्रापेट्रोनियम जाके वो एक तो एब्जॉर्ब भी हो जाएगी सिस्टेमिकली, सेकेंडली वो इंटेस्टाइन्स भी, मतलब वो इंटेस्टाइन्स को भी इफेक्ट करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस कंडीशन है, ये बहुत ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। तो आपने किसी भी सूरत में इसको इंश्योर करना है कि उसको पेशेंट को परफोरेशन ना हो ब्लैडर की मीटोमाइसिन देने से पहले। ठीक है। अच्छा, और मज़ीद क्या बताऊँ आपको? हाँ, एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है मीटोमाइसिन जब हम लोग ब्लैडर में बार बार इंजेक्ट करते हैं ना, तो पेशेंट को पाल्मर एरिथीमा हो जाता है, पाल्मर रैश डेवलप हो जाता है। ऐसे पेशेंट में ये एक ना सेंसिटिव, जिस तरह कि वो एलर्जिक रिएक्शन है बेसिकली। ठीक है, तो खैर हमारे पाम्स के अंदर कुछ स्पेशल इम्यून सेल्स होते हैं जो कि इस चीज़ को ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, जिस वजह से रैश डेवलप हो जाता है। तो अगर ऐसा केस हो तो आपने उस पेशेंट में मीटोमाइसिन आपने नहीं देनी। क्यों? क्योंकि अगर मीटोमाइसिन आप दोबारा दोगे तो मुमकिन है नेक्स्ट टाइम उसको फुल फ्लेज एलर्जिक एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो जाए। सही है, तो ऐसे पेशेंट में अगर आप मीटोमाइसिन दी, उसे पाम में रैश डेवलप हो गया, एक तो अपने मीटोमाइसिन को निकालो, सेकेंडली आप उसको ब्लड को वॉश कर दो, थर्ड ये करो कि आप उसे जो भी आपने स्टेरॉइड्स एंटीहिस्टामिन्स देने हैं वो दो, ताकि उसका ये रैश ख़त्म हो। ये भी चीज़ हमें पता नहीं चाहिए। अभी खैर मोटा मोटा जितना मैंने डिस्कस कर सकता था वो किया, मज़ीद डिटेल हम देखेंगे बाद में।